विकसित राजस्थान सुनने में ही कितना अच्छा और सुकून भरा लगता है, साथ ही गर्व महसूस कराता है। लेकिन राजस्थान जो क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां विकास करना आसान नहीं। लेकिन नीति सही हो, नीति का निर्धारण सही हो, नियत सही हो, तो फिर हर असंभव संभव नजर आने लगता है। तो क्या मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर क्षेत्र का विकास कर प्रदेश को विकसित करने की तैयारी चल रही है? आज हम आपको राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा करने वाली, उद्योगों को राजस्थान की जमीन पर लाने वाली, पर्यटन को पंख लगाने वाली, खेती को उन्नत बनाने वाली जो नीति लाई जा रही है वो कौन कौन सी है और उनके जरिए कैसे संयुक्त रूप से राजस्थान बदल जाएगा और विकसित राजस्थान की राह पर चलेगा। क्योंकि भाग्य विधाता के तौर पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा कर रहे हैं राजस्थान में नीति निर्माता। चलिए एक एक करके नीति का जिक्र करते हैं जो आने वाले वक्त में राजस्थान में आएंगी और राजस्थान की सूरत को बदलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक नीति 2024 जिसका जिक्र बजट के अंदर भी किया गया। लेकिन इस नीति के अंदर क्या कुछ हो सकता है? हम बता रहे हैं कि नीति आई नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या होगा इस नीति के आने का, उसको मोटे तौर पर आपको समझाते हैं। जरा देखिए, व्यापार करने में आसानी और स्थिरता पर केंद्रित होगी यह नीति, यह उद्देश्य इसका हो सकता है। थीम आधारित औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे इस नीति के तहत। माल के परिवहन में आसानी होगी ताकि व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग नीति 2024 के अंदर ऐसी संभावना है, निवेशकों और व्यवसायों को नीतिगत समाधान मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है ईज ऑफ डूइंग, कि व्यापारी आए, आराम से व्यापार करे, उसको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उसको दी जाए, उसके बदले में राजस्थान को रोजगार मिले, राजस्थान को आर्थिक विकास मिले। ये एक बड़ा मकसद, और इसमें जमीन देने से लेकर, कर्जा देने से लेकर, वहां इंडस्ट्री डेवलप करने से लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ग्रीन टेक को बढ़ावा देना, ये इस औद्योगिक नीति का मकसद हो सकता है। लेकिन राजस्थान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नीति है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ओडीओपी पॉलिसी भी कहा जा रहा है। इस पॉलिसी के अंदर क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, यह हम आपको समझा रहे हैं। सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना इसका मकसद हो सकता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार करना इसका मकसद। सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम बनाना इसका मकसद, यानी कि हर एक क्षेत्र की अपनी एक खूबी है। मसलन अगर आप बीकानेर में जाएंगे तो वहां की भुजिया आपको बेहतरीन मिलेगी, कोटा का एजुकेशन लगा लीजिए, भीलवाड़ा का वस्त्र लगा लीजिए। वहां की डेवलपमेंट इस अंदाज में किया जाए इंडस्ट्री का कि वहां की जो लोकल व्यवसाय हैं, जो वहां की खासियत है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाए, ये इसका मकसद होगा और इसी के इर्द गिर्द ये नीति नजर आएगी। लेकिन निर्यात नीति स्कीम 2024, इसके अंदर क्या कुछ खास रह सकता है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद रहेगा, यानी कि राजस्थान के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है और वो जो उत्पादन कर रही हैं, उस उत्पादन को कैसे राष्ट्रीय स्तर से ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए, उस पर एक बड़ा फोकस रहेगा। राजस्थानी प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, निर्यात और आयात को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम निर्धारित करना। आप इसको एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर सेरेमिक, स्टोन, ज्वेलरी और टेक्सटाइल, ये दरअसल वो इंडस्ट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, इसको किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए, ये इसका मकसद हो सकता है। और जो नए उत्पाद हैं उनको भी कैसे एक बड़ा मंच देते हुए उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए और एक्सपोर्ट मैक्सिमम किया जाए, इसका मकसद ये हो सकता है। लेकिन एक शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, शब्द है एमएसएमई पॉलिसी। वैसे देश भर के अंदर ये लागू है, इसको एक नए सिरे से लाने की तैयारी, और इसको एमएसएमई पॉलिसी 2024 कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कारीगरों और श्रमिकों की भलाई के लिए काम करना, बैंकों से क्रेडिट लिमिट या आर्थिक सहायता प्रदान करना, नए बिजनेस को बढ़ावा देना, स्किल अपग्रेडेशन पर काम करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट तक आसान पहुंच के लिए सहायता प्रदान करना, मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रदान करना। इसके अलावा पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन इंटरवेंशन को सपोर्ट करना, यह इस पॉलिसी का, एमएसएमई पॉलिसी का मकसद हो सकता है और इसकी संभावनाओं को सरकार लगातार तलाश रही है। लेकिन इसके अलावा वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 लाने की भी तैयारी की जा रही है। इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द यह पॉलिसी लाई जा सकती है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी जरा आपको समझा रहे हैं। समझिए जरा। वेयर हाउस लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा है और वित्तीय प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उत्पाद ग्राहकों को समय पर और सही मात्रा में वितरित हो, यह इसका मकसद। और वेयर हाउस लॉजिस्टिक की मूल बातें समझकर व्यवसाय अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और अनुकूलित कर सकता है। और इसका एक और मकसद है, इसका मकसद है महंगाई को कंट्रोल करना, क्योंकि वेयर हाउसेस अगर होंगे तो वहां चीजों का भंडारण किया जा सकता है और चीजों के भंडारण करने के साथ जब उनकी सबसे ज्यादा डिमांड हो और जिस वक्त महंगाई चरम पर हो, उस दौरान उसको मार्केट में निकालकर उससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा नई राज्य निवेश नीति 2024, इसको भी लाने की बात की जा रही है। बजट में इसका भी जिक्र किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दरअसल है देश और विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, निवेशकों को आकर्षित करना। और राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें इस पॉलिसी का एक बड़ा रोल रहेगा। उनको राज्य में आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना, 1.55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की से उम्मीद जताई जा रही है। और राइजिंग राजस्थान में इस पॉलिसी का एक बड़ा रोल आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा भूमि एकत्रीकरण पॉलिसी 2024, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि सरकार के पास एक बैंकिंग के तौर पर भूमि होनी चाहिए जिसको वो राजकार्य के लिए, कहें कि वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सके। तो जरा देखिए इस पॉलिसी के इर्द गिर्द क्या हो सकता है। संभावित भूमि पार्सल की सटीक पहचान करना, भूमि बुनियादी ढांचे के विकास और जनसांख्यिकी की रुझानों के अनुरूप हो, व्यापारियों, डीलर्स को बाजार में उतार चढ़ाव और अन्य अस्थिरता से बचाना और अनुमोदित भूखंड के लिए मालिक की तरफ से भूमि प्रस्तावों की गारंटी देना। यह दरअसल भूमि एकत्रीकरण पॉलिसी 2024, इसके उद्देश्य हो सकते हैं। हालांकि ड्राफ्ट किनका तैयार किया जा रहा है और उसमें क्या कुछ रहेगा, यह भी फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले बताएगा। लेकिन फिर भी हम पॉलिसी का जिक्र करें, वो पॉलिसी जो आने वाले वक्त में राजस्थान में आएंगी और राजस्थान की सूरत को बदलती नजर आएंगी। विकसित राजस्थान की तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को लेकर जाएंगे। भूमि आवंटन नीति 2024, इसका उद्देश्य क्या होगा, किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये घूमती नजर आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के विभागों को भी शहर की बेशकीमती भूमि आवंटित की जा सके। किसी भी प्रकार की सिफारिश पर कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी का फैसला अंतिम माना जाएगा। कमेटी के फैसले को किसी दूसरी कमेटी के पास परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाएगा। कमेटी के फैसले की निकायों को 30 दिनों के अंदर पालना करनी होगी। हमने मोटे मोटे पॉइंटर आपको बताए हैं। विस्तृत जानकारी तब हम आपको देंगे जब पॉलिसी एग्जीक्यूट होने के लिए धरातल पर आ चुकी होगी या कानून का रूप ले चुकी होगी। इसके अलावा नवीन पर्यटन नीति 2024, राजस्थान टूरिज्म के सेक्टर में वैसे ही एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है और बीते साल में 20 करोड़ के आसपास टूरिस्ट का आना बता रहा है कि यहां अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं अपार संभावनाओं के लिए पर्यटन नीति 2024 लाई जा रही है, जिसमें एक तो संभावना यह है कि इसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और वो अभी उद्योग की तरह ही काम कर रही है, लेकिन उसमें ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाना यह मुख्य पॉइंट है और यह हर एक नीति का केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं। इसके अलावा सड़कों, रेल, हवाई सुविधाओं का विकास करना, क्योंकि अगर आपको टूरिज्म को बढ़ाना है, अगर आपको पर्यटन को बढ़ाना है तो फिर आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए ही आप टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट हाउस का निर्माण करना। इसके अलावा शेखावाटी के हवेलियों पर किया जाएगा काम। पर्यटन की आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा और इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, विलेज टूरिज्म। इसको लेकर भी इस पॉलिसी के अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार लगातार चाह रही है कि जो ग्रामीण परिवेक्ष्य है, जो राजस्थान की खासियत है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट, जो विदेशी टूरिस्ट
राजस्थान में आते हैं वो सिर्फ हवेली बावड़ी देखकर ना जाए, बल्कि यहाँ के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, इससे भी वो आकर्षित हो और एक अलग तरीके के टूरिज्म को बढ़ावा इससे मिलेगा। इसके अलावा कृषि निर्यात नीति 2024, इसको भी लाने की तैयारी और इसका भी जिक्र बार बार हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा ये भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल इसके जरिए नवीन, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच बनाने, बाधाओं का समाधान करना इसका मकसद होगा। लागत को कम करना और बाजार अनुकूल फसल चक्र निर्धारित करना, यह भी इसका मकसद हो सकता है, ताकि यह पता हो कि अगले एक साल के अंदर डिमांड किस उपज की ज्यादा रहेगी और उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर मसलन बाजरा सबसे ज्यादा होता है, तो बाजरा को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मिलेट्स के अंदर बाजरा एक बड़ी भूमिका निभाता है और बाजरे का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो राजस्थान करता है। तो एक बड़ी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए यह नीति लाई जा रही है 2024 के अंदर। इसके अलावा राजस्थान एमसैंड नीति 2024, हालांकि एमसैंड नीति है लेकिन उसके अंदर संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन संशोधन के जरिए इसका मकसद क्या होगा, इससे राजस्थान की आवाम को बड़ा फायदा होना है अगर इसके अंदर कुछ बड़े बदलाव होते हैं। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए इसके मकसद क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रदेश में निर्माण कार्यों हेतु बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना, यह एक सबसे बड़ा इसका मकसद है। इसके अलावा नदियों से बजरी आपूर्ति पर निर्भरता में कमी और पारिस्थितिकी के तंत्र में सुधार लाना, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, पर्यावरण संरक्षण होगा, अवैध खनन रुकेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कई माइंस ऐसी हैं जिन पर पाबंदियां हैं, तो कई अवैध रूप से चल रही है और इसकी वजह से जो अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं उनको महंगे दाम पर बजरी लेनी पड़ रही है। अब बजरी का विकल्प एमसैंड है और एमसैंड को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत साफ है कि उसकी मजबूती उतनी ही होती है जितनी बजरी की होती है, उल्टा बजरी से ज्यादा मजबूत होती है। ये सस्ती पड़ती है, पर्यावरण को सपोर्ट करती है और बजरी के विकल्प के तौर पर यह हमारे बीच में मौजूद रहेगी। अब इसमें कितना बदलाव किया जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा नवीन खनिज नीति 2024, इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि यह भी जल्द आने वाली है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका मूल उद्देश्य होगा खान विभाग खनन से जुड़े विवादों को खत्म किया जाए, खान में नई रियायतों ऑटोम्यूटेशन की शुरुआत की जाए, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, सतर्कता विंग का डिवीजन कर खनन विंग में विलय किया जाए, विभागीय कैडर का पुनर्गठन किया जाए, अवैध खनन रुकेगा और वैध खनन को इसके बाद बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कॉम्पैक्ट क्षेत्राधिकार के साथ एक समेकित इकाई बनाई जाएगी, सतर्कता विंग का डिवीजन करके खनन विंग में विलय होगा, क्षेत्रीय कार्यालयों को साथ में सशक्त बनाया जाएगा, विभागीय कर्मचारियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा जीएसआई आईएमबी के सहयोग से उपयोगी उन्नत तकनीक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कराए जाएंगे और ये इसका मकसद रहेगा। लेकिन अब एक अलग दिशा में बात करते हैं। अलग दिशा इसलिए क्योंकि एक जो पॉलिसी लाई जा रही है वो अपने आप में बेहद खास है, ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित नीति 2024। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है इसको जरा समझिए, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होगा। राजस्थान के अंदर एक बड़ी समस्या और बड़ी समस्या दरअसल ये कि पीक टाइम के अंदर पावर कट होते हैं और उस पावर कट से बचने के लिए एक ही विकल्प और वो विकल्प है पावर का स्टोरेज करना। तो पीक टाइम में स्टोरेज से बिजली मिल जाएगी और उससे जो पावर कट है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे होगा, महंगी बिजली खरीदने से भी बचा जाएगा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बिजली की आपूर्ति कम होती है और सप्लाई डिमांड ज्यादा होती है और उस वजह से हमें महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिजली को स्टोर कर देंगे तो फिर उसका पीक टाइम में इस्तेमाल किया जा सकता है और महंगी बिजली खरीदने से राजस्थान बचेगा। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देना, यह अपने आप में एक व्यापक एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दरअसल यह है कि जब पानी हमारे पास है और बिजली की हमें डिमांड नहीं है, तो ऐसे में पानी को हायर लेवल की तरफ ले जाया जाए, ऊंचाई की तरफ ले जाया जाए, वहां स्टोर किया जाए और उसके बाद जब हमें बिजली की जरूरत है उस पानी के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ डालते हुए टरबाइन के जरिए उससे बिजली को
तैयार किया जाए, बिजली पैदा की जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इस पर बहुत काम होना अभी बाकी है। बैटरियों के माध्यम से बिजली को स्टोर करना, यह भी एक अलग तरीके की नवाचार आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इसको लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि 18 से 20% जो बैटरियों के अंदर स्टोर इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल वहां क्राइसिस के टाइम में किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है? आपको बैकअप क्यों चाहिए? आपको बिजली का बैकअप क्यों चाहिए? उसके लिए जरूरी यह भी है कि डाटा सेंटर पॉलिसी 2024 जिसकी तैयारी की जा रही है वो बिना पावर बैकअप के मुमकिन नहीं है। तो जरा यह भी समझिए कि जो हम ये पॉलिसी एक दूसरे के साथ समझा रहे हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। इनमें से एक पॉलिसी का एग्जीक्यूशन तभी मुमकिन है जब दूसरी पॉलिसी सरवाइव करती हो। ऐसे ही समझिए कि अगर डाटा सेंटर पॉलिसी आप ला रहे हैं तो उसके लिए बिजली बैकअप आपके लिए जरूरी है। डाटा सेंटर जोन बनाने की तैयारी राजस्थान में की जा रही है। बिजली की इसमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि सब्सिडी भी सरकार की तरफ से इस नीति के तहत दी जाए। पावर का बैकअप विकल्प क्या होगा? क्या इसके लिए अलग से ग्रिड बनाए जाएंगे? क्या स्टोरेज की जाएगी? क्या ग्रीन एनर्जी को लेकर एक अलग पॉलिसी इसमें एग्जीक्यूट की जाएगी, क्योंकि रियायती दर पर जमीन भी उपलब्ध करवानी पड़ेगी और डेटा सेंटर के लिए ग्रीन एनर्जी के विकल्प को भी तलाशना पड़ेगा ताकि डेटा सेंटर के अंदर निर्बाध आपूर्ति होती रहे। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपके पास डेटा सेंटर है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो दो चीजें और होंगी और इसी से जुड़ी इससे अगले पॉलिसी को आप कनेक्ट कीजिए। ई गवर्नेंस, आईटी और आईटीज नीति 2024 जिसको लाने की तैयारी की जा रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जरा समझिए। इसका उद्देश्य यह है कि नोएडा और गुड़गांव का विकल्प जयपुर को बनाने की तैयारी, क्योंकि आप पुणे को जयपुर से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गुड़गांव से जो लगता हुआ साइबर हब आप क्रिएट कर सकते हैं वो जयपुर में कर सकते हैं। नोएडा से लगता हुआ अगर आप साइबर हब क्रिएट कर सकते हैं तो वो जयपुर में कर सकते हैं और उसी की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसीलिए डाटा सेंटर पॉलिसी 2024 लाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा और साथ में पावर बैकअप चाहिए और पावर बैकअप को लेकर भी पॉलिसी तैयार की जा रही है। वहीं स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए काफी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपको हो सकता है आने वाली टाइम में विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर कुछ और कोर्सेज को ऐड ऑन किया जाए जो यहाँ की आईटीज के लिए जरूरी हो। ये आपको संभावना दिख सकती है। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन की कोशिश की जाएगी। ब्रेन ड्रेन दरअसल एक तरीके से स्लैंग शब्द है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो मसलन सोचिए इस वक्त पुणे में काम कर रहे हैं, जो बेंगलुरु के अंदर काम कर रहे हैं, जो गुड़गांव में काम कर रहे हैं, जो नोएडा में काम कर रहे हैं, उनको वापस लाया जाए और जयपुर के अंदर जो आईटीज क्रिएट की जाए, साइबर हब क्रिएट किया जाए, उनको लोकल की तरह यहां पर काम दिया जाए और इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसके अलावा रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाना ताकि इंडस्ट्री यहां पर डेवलप हो सके बाकायदा, जहां काफी हद तक साइबर सिटी क्रिएट की जा सके। अच्छा, इसमें एक और शब्द है एडीसी। एडीसी का मतलब होता है एज डेटा सेंटर। यह भी स्थापित करने की बात की जा रही है, यानी कि जहां साइबर सिटी आप क्रिएट करेंगे, आईटीज क्रिएट करेंगे, उसके बगल में ही आपका डाटा सेंटर भी होना चाहिए उससे लगता हुआ। और इसीलिए डाटा सेंटर पॉलिसी बेहद जरूरी है और ये तीनों एक दूसरे से पूरे तरीके से कोरिलेट करती है। इसके अलावा एक और पॉलिसी जिसका जिक्र किया जा रहा है वो पॉलिसी है रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग नीति 2024। ये बेहद खास है, ये डेवलपमेंट के लिए बेहद खास है। इसको समझिए, क्या उद्देश्य इसका रहेगा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहर आसानी से नए शहर बसाने पर काम कर सकेंगे। रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, नए शहरों का डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल एरिया प्लान तैयार किए जा सकेंगे। प्लानिंग में शहरी के साथ ग्रामीण इलाका भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। इस नीति के बाद ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा की तर्ज पर कॉम्पैक्ट सिटी डेवलप की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कम क्षेत्रफल में घनी बसावट के साथ बड़ा खुला हिस्सा भी हो और कम दूरी के अंदर तमाम मूलभूत सुविधाएं विकसित हों। यह इस पॉलिसी का मकसद हो सकता है। इसके अलावा एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024, इसको भी लाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इस उद्देश्य को जरा समझिए।
हम मोटे तौर पर कह रहे हैं कि एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के 20 किलोमीटर के दायरे में एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। ये 25 भी हो सकता है, 30 किलोमीटर राजस्थान के लिहाज से, ये 40 किलोमीटर भी हो सकता है। इस दायरे में रॉ मटेरियल के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, हस्तशिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म MSME क्षेत्रों का विस्तार होगा। उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और वहां का जो लोकल उत्पाद है उसके लिए बाकायदा क्लस्टर तैयार किया जाएगा और उस क्लस्टर के जरिए ही उसको पूरा एक बाजार दिया जाएगा। वो बाजार जो उस हस्तशिल्प, हथकरघा, सूक्ष्म MSME को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगा और उसे अपने सामान को बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो उसी क्लस्टर के अंदर उस सामान को बेच पाएगा, उसको प्रमोट कर पाएगा और ये नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2024, इसको भी लाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सिर्फ इतना नहीं, राजस्थान के रोगी भी दूसरे राज्यों में इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अस्पतालों में रोगी बाहर बढ़ने से उन्हें अस्पताल संचालन में ज्यादा लाभ होगा और चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जिस पॉलिसी पर राजस्थान की नजर है वो पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड परिधान पॉलिसी 2024। इसके अंदर क्या कुछ खास रहेगा, इसको भी जरा समझिए। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? मोटे तौर पर गारमेंट सेक्टर को कम ब्याज पर कर्ज नीति इसके अंदर होगी। एक्सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको मिल सके। राजस्थान के पारंपरिक परिधानों को प्रोत्साहन इसके जरिए देने की कोशिश हो सकती है। ई कॉमर्स के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक विलेज के अंदर जो बैठा है वो अपना सामान, अपना उत्पाद वहीं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर दे सके। क्लस्टर के माध्यम से भी यह होता हुआ नजर आ सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोर्ट को आसान किया जाएगा ताकि ज्यादा दिक्कत उत्पादनकर्ता को ना हो। ये इस पॉलिसी के मुख्य बिंदु हो सकते हैं। इसके अलावा युवा नीति, राज्य कौशल नीति 2024, इसको भी लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लाते हुए क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए इस नीति के तहत क्या कुछ हो सकता है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024, इसके पैरेलल ही कौशल क्षमता विकास के लिए नई राज्य कौशल नीति लाई जा रही है। इससे युवाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। अटल उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। युवाओं को देश विदेश के CEO से मार्गदर्शन इसके जरिए मिलेगा और यह सेंटर की पॉलिसी है जिसको स्टेट अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आएगा और इसमें राजस्थान का जो युवा है वो न सिर्फ स्किल डेवलप कर पाएगा बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं उनसे मार्गदर्शन भी वो ले सकता है। इसके अलावा वन स्टेट वन इलेक्शन नीति 2024, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है राजस्थान में? दरअसल प्रदेश के 5 निगम, 28 पालिकाओं, 16 परिषदों के अंदर इस साल चुनाव नहीं होंगे। सरकार 2025 में एक साथ चुनाव करवाने की योजना बना रही है। जिनका कार्यकाल पहले खत्म होगा वहां प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश की 91 नगर निकायों का कार्यकाल 2026 में खत्म होना है। अब इन सभी निकायों का कार्यकाल 2025 में ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह कि इन निकायों में चुनाव एक साल पहले होंगे। इसके अलावा 56 नगर निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है। इसके लिए चुनाव तय समय के अनुरूप 2025 में ही होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अंत में एक ऐसी पॉलिसी का जिक्र हम करें जिस पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था टिकी है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो टिकी है वो टूरिज्म के बाद कृषि एग्रीकल्चर पर टिकी है। तो इसको लेकर जो पॉलिसी लाई जा रही है उसको जरा देखिए। इसको लेकर जो पॉलिसी है वो कृषि व्यवसाय प्रबंधन नीति 2024, इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा ये हम आपको नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे उसके पीछे का कारण दे रहे हैं, क्योंकि कृषि को कभी भी व्यवसाय नहीं माना गया, कृषि उद्योग नहीं है, लेकिन इसके नाम में कृषि व्यवसाय है। तो क्या कृषि को व्यवसाय के नजरिए से देखते हुए इसके प्रबंधन की तैयारी सरकार कर रही है? यह तब तक तय नहीं होगा जब तक कि इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि इसका मोटे तौर पर जो मतलब होगा वो मतलब यह होगा कि कृषि में उतनी ही संभावनाएं हों जितनी एक व्यवसाय में होती है। कृषि में उतना ही किसानों को मुनाफा हो जैसे किसी एक इंडस्ट्री के अंदर होता है।
और उस व्यवसाय को एक इस तरीके से प्रबंधन प्राप्त किया जाए या प्रबंधन दिया जाए जहां किसान अपने आप को व्यापारी के तौर पर देखे और बाजार की डिमांड के हिसाब से वो उत्पादन करे। लेकिन ये सिर्फ कयास है। इस पॉलिसी पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी है कि इसके अंदर क्या होगा, इसलिए हम इसको मोटे तौर पर आपको नहीं समझा पाएंगे। लेकिन जितनी नीति हमने आपको समझाई ये आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर आपको नजर आएंगी। इनके ड्राफ्ट ये बता पाएंगे कि इन नीति के जरिए कौन सा सेक्टर किस तरीके से बूस्टर डोज लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह तय है कि ये जितनी नीति हमने आपको बताई, अगर इनमें से मैक्सिमम नीति अगर 80 से 90% भी स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट कर दी गई तो जिसको हम कह रहे हैं 2047 में विकसित राजस्थान होगा, हम कह सकते हैं कि वो 2037 में भी विकसित राजस्थान हो सकता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन नीति के जरिए राजस्थान के भाग्य विधाता होते हुए नीति निर्माता बनते नजर आएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।